Trisha and Dennis are very unstable. I'm not Dennis. Hey guys, welcome back to my channel. क्या था third episode? This series gets better and better and better every episode. सबसे पहली बात I want to talk about the music. I am literally in love with the Marvel soundtrack for Moon Knight. It is so good. मतलब आपने नहीं सुना है ना साउंड ट्रैक, आपको सुनना चाहिए. और क्यों नहीं सुना है यार, एकदम इतना बढ़िया साउंड ट्रैक है. और अब ये गाना था लाइक आई डोंट रिमेंबर द सॉन्ग, आई विल पुट इट इन अंडर हियर. जैसे वो क्रेडिट्स में बचा लाइक ओपनिंग क्रेडिट्स में आई वाज लाइक ये एपिसोड लेट होने वाला है. और इतने सारे मोमेंट्स थे इस एपिसोड में जो मुझे बहुत पसंद आए, स्पेशली मार्क ऑस्कर आइजैक. Come on man, that guy gives his everything. He is such a good actor. मैं पूरे एपिसोड में बस mesmerized थी उसके एक्टिंग को लेके. हम एज एन ऑडियंस हम ये देख सकते हैं कि वो कैसे मार्क और स्टीवन के बीच में फेज हो रहा है. उसके एक्सप्रेशंस, उसका बॉडी लैंग्वेज देख के पता लगा दोगे कि वो मार्क है या स्टीवन ऑन स्क्रीन. आई सॉ स्टार वॉर्स लाइक अ लॉन्ग टाइम अगो और पोर डैमरॉन वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स है स्टार वॉर्स से. एंड आई वाज सो एक्साइटेड जब अनाउंस हुआ था कि ऑस्कर आइजैक इज़ गोइंग टू बी मून नाइट. थैंक यू मार्वल स्टूडियोज़ आपको ऑस्कर आइजैक को कास्ट करने के लिए, बिकॉज ही इज़ लिटरली द परफेक्ट पर्सन टू डिस्क्राइब मार्क एंड स्टीवन ऑन स्क्रीन. एंड आई एम प्रिटी श्योर जेक लॉकली भी आ रहे वाला है और इसके बारे में मैं आगे बात करने वाली हूँ क्योंकि दिस सीरीज़ इज़ गोइंग टू बी लेट. अभी तक का मेरा फेवरेट रहा है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर. वन ऑफ द मेन रीज़न आई लव फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर क्योंकि उसमें फ़ाइट कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया थी. एंड आई एम नॉट थ्रोइंग एनी शेड एट WandaVision और एनी अदर सीरीज़, बट उसकी फ़ाइट कोरियोग्राफी का टक्कर देने वाला सिर्फ मून नाइट है. एंड द नाइफ फाइट सीन दैट वी आर अबाउट टू डिस्कस राइट नाउ, नाइफ फाइट सीन इट वॉज टू गुड. और ऑस्कर आइजैक, if you're watching this, I'm literally a fan. So without any further ado and without talking about Oscar Isaac, that is very difficult, I know. Let's get started. यह एपिसोड डेडिकेटेड है एक्टर गैस्पार यूलियल को. गैस्पार यूलियल एंटन मोगाट के एक्टर थे और 19 जनवरी 2022 में एक स्कीइंग एक्सीडेंट की वजह से उनकी मौत हो गई थी. वो एक फ्रेंच एक्टर थे और मून नाइट उनका पहला हॉलीवुड प्रोजेक्ट था. तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है लायला के साथ, जो एक औरत के साथ बात कर रही है. वो लायला से कहती है कि वो एकदम उसके फादर की तरह है. वो उसे एक फेक पासपोर्ट बना के देती है और लायला वहाँ से चली जाती है. अब इसी सीन में हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग ईस्टर एग देखने को मिलता है कि लायला के पासपोर्ट में जो डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1986, वो एक्ट्रेस मे कैल्वे का रियल बर्थडे है, जो कि लायला का रोल इस सीरीज में प्ले कर रही है. नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्थर हैरो डेजर्ट में है और वो स्कैरब को लेकर आमिड के टूम को ढूंढ लेता है. और उसी वक्त एपिसोड 2 के वो फेक पुलिस ऑफिसर्स जो सीक्रेटली आमिड के डिवोटीज हैं, वहाँ आकर आर्थर हैरो को बताते हैं कि वहाँ मार्क स्पेक्टर आ चुका है और वो उन्हें कायरो में ढूंढ रहा है. यहाँ मार्क स्पेक्टर रूफटॉप से पार्कोर करते हुए आगे आता है और देखता है कि जिस आदमी से उसे बात करनी थी उसे कुछ गुंडों ने मार दिया है. मार्क उनके साथ एक नाइफ फाइट करता है और पूरे सीरीज में ये सीन मेरा फेवरेट बन चुका है. एक बात तो कहना बनता है कि ये सीन बहुत इंटरेस्टिंगली शॉट किया गया है और इस पूरी सीक्वेंस की फाइट कोरियोग्राफी बहुत ही बढ़िया है. मार्क उन लोगों को मारने ही वाला होता है कि उसे चाकू के रिफ्लेक्शन में स्टीव दिखता है और वो कंट्रोल खो देता है. जब उसे होश आता है तो वो कैब में बैठा हुआ होता है और ड्राइवर से पूछने पर वो बताता है कि वो तो एयरपोर्ट जा रहा है. तभी उसे वो गुंडे रोड की साइड में दिखते हैं, जिसके बाद उनका पीछा करके वो उनसे पूछने ही वाला होता है कि स्टीवन उसे रोक देता है. दोबारा होश आने के बाद वो देखता है कि वो दोनों गुंडे ऑलरेडी मर चुके हैं और तीसरा उससे भागने की कोशिश कर रहा है. खॉन्शू मार्क से कहता है कि वो उसे डराए ताकि वो उसको सारी बात बता दे. वो उसे पकड़ के एज पर लेके जाता है, लेकिन पूछने पर वो लड़का कहता है प्रेज आमिड और इतना कहकर उस पहाड़ी से कूद जाता है. मार्क ये देखकर चौंक जाता है कि आमिड के फॉलोअर्स इतने लॉयल कैसे हैं. वो खॉन्शू से पूछता है कि अब क्या करें. उनके पास आमिड की टूम तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है. मार्क खॉन्शू से पूछता है कि क्या बाकी गॉड्स उनकी मदद करेंगे. खॉन्शू कहता है कि वो ऐसे तो नहीं मानेंगे, तो इसीलिए वो एक लूनर एक्लिप्स बनाता है जो कि इन्यड के इमरजेंसी के लिए एक सिंबल है. इजिप्टियन माइथोलॉजी में इन्यड इजिप्टियन गॉड्स में सबसे 9 पावरफुल गॉड्स का एक ग्रुप है, लेकिन इस सीन में हमें सिर्फ 5 ही दिखते हैं. कॉमिक्स में हमें सारे 9 कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं और इन कैरेक्टर्स का इंस्पिरेशन सीधा इजिप्टियन माइथोलॉजी और इजिप्टियन मिथ से ही लिया गया था. खॉन्शू मार्क से कहता है कि वो मीटिंग में नहीं जा सकता, उसे मार्क के थ्रू ही उन गॉड से बात करनी होगी. इतना कहकर वो गायब हो जाता है.
मार्क के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा खुलता है और उसके अंदर जाने पर उसके रिफ्लेक्शंस में स्टीवन दिखता है, जो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और मार्क से ये कहता है कि वो इस वक्त पिरामिड्स ऑफ गीजा के अंदर हैं। मार्क के सामने एक बहुत ही सुंदर एंशिएंट इजिप्शियन थ्रोन रूम होता है, जहाँ बाकी गॉड्स के अवतार दुनिया के अलग अलग कोने से वहाँ आते हैं। हमें इंडियन के 9 गॉड्स तो नहीं दिखते, लेकिन उनमें से 5 इस अटेंडेंस में होते हैं, जिसमें होते हैं ओसाइरिस, इसिस, हॉरस, टेफनुट और हाथोर। ओसाइरिस गॉड्स के राजा और गॉड ऑफ डेथ हैं। आइसिस गॉडेस ऑफ हीलिंग और गॉडेस ऑफ मैजिक हैं, जो कि ओसाइरिस की वाइफ हैं। हॉरस गॉड ऑफ वॉर और आइसिस और ओसाइरिस के बेटे हैं। टेफनुट है गॉडेस ऑफ रेन और हाथोर गॉडेस ऑफ म्यूजिक और लव, जिनके एक अवतार सेखमेत भी हैं, जो कि गॉडेस ऑफ कैट्स हैं। मार्क यात्सिल नाम की एक औरत से मिलता है, जो अपने आप को हाथोर का अवतार कहती है। हाथोर इजिप्शियन माइथोलॉजी में गॉडेस ऑफ म्यूजिक और गॉडेस ऑफ लव होती हैं, जो कि खोंशू और बास्ट की बहन होती हैं। अगर आपको याद नहीं होगा तो बास्ट गॉडेस ऑफ कैट्स और प्रोटेक्टर ऑफ वकांडा हैं, जिन्होंने वो हार्ट शेप्ड हब पहली बार वकांडा के वॉरियर यानी ब्लैक पैंथर को दिया था। ये नेम ड्रॉप काफी इम्पोर्टेंट है और शायद हमें हाथोर आगे जाकर ब्लैक पैंथर 2 में दिख सकती हैं, क्योंकि कॉमिक्स में वो वकांडा की राइवल गॉडेस होती हैं और बास्ट और हाथोर के क्लैंस एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि इन्यर्ड अपनी अपनी जगह लेते हैं और मार्क के थ्रू खोंशू को बुलाते हैं। मार्क के अंदर से खोंशू की आवाज़ आती है और वो गॉड्स को बताते हैं कि आर्थर हैरो आमिट को दोबारा अर्थ पे लाने की कोशिश कर रहा है और सारे गॉड्स को मिलकर उसे रोकना होगा, जिसे सुनकर गॉड्स के लीडर ओसाइरिस गुस्सा हो जाते हैं और खोंशू से कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है और क्या वो सच बोल रहा है। इतने में ओसाइरिस आर्थर हैरो को कोर्ट में बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या जो खोंशू बोल रहा है वो सच है या झूठ। आर्थर हैरो गॉड्स को मैनिपुलेट करने के लिए उस बात को घुमा देता है। वो गॉड से झूठ कहता है कि वो तो बस डेजर्ट में घूमने आया था और खोंशू सच इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उसका होस्ट मार्क स्पेक्टर पागल है। इतने में हॉरस खोंशू के हाथ बांध देता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो मार्क स्पेक्टर को बुलाए। मार्क स्पेक्टर आगे आता है और हाथोर मार्क से कहती है कि उसे खोंशू से डरने की कोई जरूरत नहीं, वो बेझिझक उनको बताए कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। मार्क रोते हुए सबसे ये कहता है कि उसे मदद चाहिए। ये सुनकर ओसाइरिस हॉरस से कहते हैं कि वो खोंशू को जाने दे और खोंशू को सब मिलकर वार्न करते हैं अगर उसने दोबारा स्काई को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जैसा उसने एक्लिप्स के टाइम किया था तो वो उसे स्टोन में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। हाथोर की अवतार उसे अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि खोंशू सच कह रहा है, पर उसे आर्थर को खुद ही रोकना होगा क्योंकि बाकी गॉड्स उसकी मदद नहीं करेंगे। वो उसे सेन्फू नाम के एक जादूगर के स्कार्कोफेगस के पास जाने को कहती है, क्योंकि सेन्फू ने ही आमिट को उसके टूम में कैद किया था और शायद उसके स्कार्कोफेगस के पास उसके लोकेशन की जानकारी हो। इसके बाद मार्क कायरो के मार्केट में किसी ब्लैक मार्केट के मेंबर को ढूंढने की कोशिश करता है और उसे वहाँ लाइला मिलती है। लाइला उसे अपने पुराने दोस्त एंटोन मोगाट के पास लेकर जाती है, जिसके पास वो स्कार्कोफेगस है। जाते वक्त रास्ते में मार्क लाइला से माफी मांगता है और कहता है कि उसे लाइला को दूर नहीं करना चाहिए था और उससे बात भी नहीं छुपानी चाहिए थी। लाइला कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और जबकि वो खुश है कि मार्क को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो उसके साथ वापस नहीं आ सकती। इसके बाद लाइला और मार्क एंटोन के कलेक्शन में जाते हैं। कॉमिक्स में एंटोन मोरगाट एक एंटीक्स कलेक्टर होता है जो कि मिडनाइट मैन के नाम से जाना जाता है और मून नाइट के कॉमिक्स में वो मार्क और स्टीवन का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। वहाँ जाने पर लाइला को ब्लेक नाम का एक आदमी मिलता है जो उससे कहता है कि माद्रिपुर के बाद एंटोन उससे मिलने को बहुत खुश है। अब इसी सीन में हमें एक ब्रिलियंट नेम ड्रॉप मिलता है माद्रिपुर का, जो कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की एपिसोड 3 में हमें माद्रिपुर के दर्शन हुए थे, जहां हम सब जानते हैं कि शैरन कार्टर आर्ट और पेंटिंग्स को ब्लैक मार्केट में बेचती थी और मोस्ट प्रोबेबली एंटन और लाइला शैरन के थ्रू ही मिले थे। मार्क और लाइला को एंटोन उस स्कार्कोफेगस के पास लेके जाता है और जबकि वो उन्हें नहीं बताता कि एंटोन को लाइला पे शक हो रहा है, हमें ये देखकर ही पता चल जाता है। लाइला और मार्क स्कार्कोफेगस को चेक करते हैं पर उन्हें उसके अंदर कुछ नहीं मिलता। लाइला मार्क से कहती है कि वो प्लीज स्टीवन को ये सब संभालने दे। मार्क मना कर देता है और वो उसी ग्लास के रिफ्लेक्शन में स्टीवन से बात करता है। स्टीवन की हेल्प से वो देखता है कि स्कैनफू की बॉडी में कुछ स्टार्स के शेप में एक पार्चमेंट मिला है, लेकिन उस पार्चमेंट को वो समझ नहीं पा रहा। इतने में वहाँ आर्थर हैरो आ जाता है और एंटोन को बताता है कि उसकी दोस्त लाइला उससे झूठ बोल रही है और आर्थर लाइला से कहता है कि मार्क उसे उसके फादर के बारे में पूरा सच नहीं बता रहा। वो स्कार्कोफेगस को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इतने में मार्क खोंशू का सूट समन करता है और हमें एक बहुत ही शानदार फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है। इसी सीन में हमें कॉमिक्स से मून नाइट का आइकॉनिक केप देखने को मिलता है।
जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मून नाइट के कैरेक्टर का। बचने के बाद लाइला मार्क से पूछती है कि क्या वो उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन मार्क मना कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें मार्क और लाइला डेजर्ट में उस पार्चमेंट को जोड़ने की कोशिश करते हुए दिखते हैं, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। लाइला मार्क से बहुत कहती है कि उन्हें स्टीवन को कंट्रोल दे देना चाहिए, और हम देखते हैं कि मार्क को क्लियरली ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कोई और रास्ता ना होते हुए वो स्टीवन को कंट्रोल दे देता है। स्टीवन अपने इजिप्टियन माइथोलॉजी के नॉलेज को यूज करके उस पार्चमेंट को जोड़ देता है, और लाइला वो पार्चमेंट देख के ये पता लगाती है कि वो एक कॉन्स्टलेशन है। स्टीवन लाइला को समझाता है कि इजिप्टियन स्टार्स और मून के जरिए नेविगेट करते थे, और इसी कॉन्स्टलेशन की तरफ उन्हें आमिट का टूम मिलेगा। स्टार्स को देखने पर उन्हें रियलाइज होता है कि उस मैप को बनाए 5000 साल हो चुके हैं, और 5000 सालों में स्टार्स के पोजीशन चेंज होते रहते हैं, और इसीलिए उनको नाइट स्काई में वो कॉन्स्टलेशन नहीं दिखता। तभी वहाँ खॉन्शू आ जाता है और मार्क से कहता है कि उसे वो नाइट स्काई याद है जब सेनफू ने उस पार्चमेंट को बनाया था, और जबकि वो गॉड ऑफ मून और नाइट है, वो उनकी मदद कर सकता है। स्टीवन और खॉन्शू दोनों मिलकर अपनी पावर्स का यूज करते हैं और नाइट स्काई को मैनिपुलेट करते हैं, और हमें एक बहुत ही सुंदर सीक्वेंस देखने को मिलता है जहां VFX का बढ़िया इस्तेमाल किया गया है। तभी हम देखते हैं कि बाकी गॉड्स खॉन्शू को कैद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसने ओसाइरिस की बात नहीं मानी और नाइट स्काई को मैनिपुलेट किया। खॉन्शू जाने से पहले स्टीवन से कहता है कि उसे मार्क को कहना होगा कि सिर्फ मार्क ही खॉन्शू को आज़ाद कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि खॉन्शू को सारे गॉड्स मिलकर एक पत्थर की मूर्ति में कैद कर देते हैं, और वहीं पे डेजर्ट में स्टीवन बेहोश हो जाता है, और यहीं पे हमारा एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। Peace out. My loneliness is killing me, and I must confess, still believe, when I'm not with you, I lose my mind. Give me the sign, hit me, baby, one more time.